आज हमारा अध्ययन का टॉपिक रहेगा नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे इसको। जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। इसमें भी सबसे पहले जो फादर ऑफ ज्योग्राफी थे इरेटोस्थनीज, इन्होंने ज्योग्राफी की एक डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से दी है। उनके अनुसार भूगोल पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान है, यानी कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज ज्योग्राफी। ये है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स इज कॉल्ड ज्योग्राफी। यानी पृथ्वी तल पर रहने वाले जितने भी निवासी हैं और पृथ्वी का जो भी है क्षेत्र है, उसका सारा अध्ययन जो करते हैं उसे हम भूगोल कहते हैं। इसी प्रकार से रिचर्ड हार्टशोर ने भी एक डेफिनेशन दी है, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के धरातल की क्षेत्रीय विभिन्नता का सटीक और तार्किक विवरण प्रदान करना है। अर्थात भूगोल का अध्ययन क्या है? हमारा जो पृथ्वी है इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, एरियल डिफरेंशिएशन पाए जाते हैं, और उनका सभी का अध्ययन करना ही भूगोल का अध्ययन माना जाता है। अर्थात हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो समान रूप से, इसमें धरातल के रूप में देखें तो समानता नहीं पाई जाती। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं और कुछ चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के इन सभी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। अब यहां आते हम, भूगोल की प्रकृति क्या है? नेचर। नेचर की डेफिनेशन में हम देखेंगे कि ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्षेत्रीय विभिन्नता, एरियल डिफरेंशिएशन। भूगोल में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पृथ्वी के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है। तो क्यों पाई जाती है? असली बात यह है कि पृथ्वी के अलग अलग भाग, तो ये नहीं देखा जाता क्या और कहां का उत्तर नहीं देता, बल्कि क्यों और कैसे है, कारण और इफेक्ट बताया जाएगा। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि सब 20 करोड़ साल पहले हमारे जो महाद्वीप हैं ये सारे जुड़े हुए थे, उसका नाम था पेंजिया, और उसके बाद में धीरे धीरे टूटना शुरू हो गए थे। यानी कि आप लगाएंगे 20 करोड़ साल पहले जुड़े हुए थे। उसके बाद में अगर हमारे भारत की ही बात करें तो हमारा भारत यहां अफ्रीका महाद्वीप के मेडागास्कर के पास जुड़ा हुआ था, और धीरे धीरे करके आज जो है दक्षिण से मेडागास्कर से क्षेत्र से लेकर के और 5000 किलोमीटर पूरी दूरी तय कर चुका है, और आज हमारे यूरेशिया के क्षेत्र के अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स है, इसके साथ साथ टकरा करके और यह हिमालय पर्वत बना है। इसकी आकृति क्या थी? सबसे पहले नीचे चला था, धीरे धीरे भूमध्य रेखा के नीचे था, और बीच में तैतीस सागर था। तैतीस सागर का जो मलबा था वो धीरे 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 कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण, बिछाव के कारण से, और आज जो हमारा हिमालय पर्वत बना है, यहां कभी समुद्र होता था, उसका नाम था तैतीस सागर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एरियल डिफरेंशिएशन पाई जाती हैं। ये हमें पढ़ना है हमारा जो हिमालय पर्वत था या नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत साल पहले नहीं था, लेकिन आज हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। इसी प्रकार से हम देखते हैं इसका मानव पर्यावरण संबंध, मैन एनवायरमेंट रिलेशंस है, यानी कि मानव प्रकृति को प्रभावित करता है तथा प्रकृति मानव को प्रभावित करती है। इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। हमने पहले भी किया था 2 दिन पहले, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म क्या होती है, अर्थात मनुष्य प्रकृति का दास रहा। उस कॉन्सेप्ट को प्राचीन समय में हम क्या कहते थे, लगभग 1920 तक ये कॉन्सेप्ट चली, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, पर्यावरणीय निश्चयवाद की चली। इसके अंदर जो है प्रकृति ही सब कुछ ये माना गया था, लेकिन उसके बाद में मनुष्य के अंदर ज्ञान आया तो उसने कहा कि सारा प्रकृति ही नहीं है, उसको संभववाद आया, और संभववाद में वाइडल डी लाप्लास ने ये कहा था कि भाई सब कुछ प्रकृति नहीं, मानव भी जो है बहुत कुछ चेंज कर सकता है। और ये भी 1945 तक चला, जिसमें हमारा जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बम छोड़ा गया तो पता चला कि अगर हम अपनी बुद्धि के अनुसार अगर हम प्रकृति को इस तरह से विध्वंस करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि मानव स्वयं अपने आप को मिटा सकता है, आपस में एटम बम चलने लगेंगे। तो इसके बाद में कहा भाई ऐसा नहीं करना है कि प्रकृति का हम पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेशन कर ले। अगर हम प्रकृति का पूरी करेंगे, प्रकृति उसका रिजल्ट दिखाएगी, और इस प्रकार से गलत होगा। इसलिए नियो डिटरमिनिज्म की अवधारणा आई 1945 के बाद में। ग्रिफिथ टेलर ने यह बताया
कि हम सारा ही न तो मानव प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है, न ही प्रकृति मानव को कंट्रोल करती है। दोनों को मिलकर के नवनिश्चयवाद की कहा कि आपस में तालमेल करके प्रकृति का भी एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा हो, मानव का ना हो, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भावना हो, उसको न्यू डेटर्मिनिज्म बोला। ग्रिफिथ टेलर ने कहा स्टॉप एंड गो डेटर्मिनिज्म, इस प्रकार की भावनाएं उन्होंने बताई थी। अब ये है हमारा नेचर, भूगोल की परिभाषा के बाद में भूगोल की नेचर। अब आएगा हमारा जो स्कोप क्या है, भूगोल का क्षेत्र कितना है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है कुल मिलाकर के। कुल मिलाकर के एक में पहले तो भूगोल का सीमित ज्यादा हमारा जो सिलेबस है बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, इतना मानव ने कार्य नहीं किया था। लेकिन जब से मानव ने अपनी बुद्धि से कार्य किया करना शुरू किया है, तो हमने भूगोल को सुविधा के लिए दो भागों में बांट दिया है। एक तो है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, और एक है ह्यूमन ज्योग्राफी। उसमें दो ही प्रकार से है, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या शामिल होता है और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें शामिल होती है, उनका सभी का अध्ययन होता है, वो हमारा स्कोप है, उसमें पढ़ाया जाता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, जो प्राकृतिक चीजें हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल भी कहते हैं। जैसे जियोमोर्फोलॉजी है, इसमें पर्वत, पठार, मैदान के बारे में बात कहते हैं। जलवायु है, जलवायु हमारी क्लाइमेटोलॉजी है, तो विभिन्न प्रकार की जलवायु के बारे में कहते हैं, कोई ठंडा है, कोई गर्म है, कोई मध्यम है, किस प्रकार की जो वर्षा कहाँ होती है, इस प्रकार का अध्ययन करते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायु, ओशियनोग्राफी के अंदर हम समुद्रों के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज, इसका सारा अध्ययन हम जो करते हैं। तो इसमें हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है, इसमें ओशियनोग्राफी का भी अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के संसाधन हमारे समुद्रों में क्या क्या है। अब आप देखते हैं समुद्र में बहुत कुछ चीजें पाई जाती है, इवन इतने मिनरल रिसोर्सेज हैं कि जैसे पेट्रोलियम है, ये समुद्र में पाया जाता है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर बॉम्बे हाई के अंदर पाया जाता है, नीचे भी धरती के अंदर पानी के अंदर भी जो है ट्यूबवेल ट्यूबवेल खोदे गए हैं, बोर खोले गए हैं, और उसके बाद में तेल के कुएं खोदे गए हैं, और उससे तेल निकाला जाता है। इस प्रकार से उनके संसाधन है, हम उनका रिसोर्सेज देखते हैं। ट्रेड के लिए कहाँ कहाँ पर जो जलयान है वो चलते हैं, तो बड़े बेनिफिट्स है, उनका सारा अध्ययन जो है ओशियनोग्राफी में करते हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कैसे कैसे क्या स्लोथ, क्या लेवल है हमारा वाट, ये है हमारी सारी चीजें कही जाती है। इसके अलावा जैव बायोजियोग्राफी के अंदर जो है पशुओं का, वनस्पतियों का वितरण का अध्ययन किया जाता है, कहाँ कहाँ पर पशु है, कहाँ कहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी। अब मानव भूगोल के अंदर तो सारी चीजें अध्ययन किया जाता है। तो मानव के जैसे जनसंख्या का है, पॉपुलेशन कहाँ पर कम है, कहाँ पर उसका वितरण है, कहाँ पर घनत्व ज्यादा है, क्यों है जनसंख्या कम, किस स्थान पर क्यों ज्यादा है, उसके सभी के कारण बताए जाते हैं। इसके अलावा जो है हमारा ये देखा जाता है कि जनसंख्या में पर माइग्रेशन किसी स्थान पर ज्यादा क्यों होता है, किसी पर माइग्रेशन गांवों से शहरों क्यों होता है, और शहरों से गांवों की ओर कम क्यों होता है, इसके कारण बताए गए। इसी प्रकार से आर्थिक भूगोल में कृषि, उद्योग, खनिज और व्यापार का अध्ययन किया जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर। इस प्रकार से प्राइमरी जो एक्टिविटीज है, सेकेंडरी एक्टिविटीज है, टर्शियरी एक्टिविटीज है, और इस तरह से चतुर्थ और पंचम जो एक्टिविटीज हैं उनके सारा अध्ययन हम उसमें करते हैं आर्थिक भूगोल के अंदर। इस प्रकार के कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल में विभिन्न संस्कृतियां, भाषाओं और धर्मों का स्थानिक वितरण किया जाता है, किस प्रकार के लोग हैं, उनकी संस्कृति अलग अलग क्यों पाई जाती है, उनका सभी का। जैसे हम देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति अलग है, उनका पहनावा अलग है, खान पान अलग मिलेगा। ठंडे इलाके उनमें ज्यादा मिलेगा, गर्म इलाके में खान पान अलग मिलेगा, पहनावा अलग मिलेगा। इनकी कल्चर वो कोई सारे वर्ल्ड के अंदर एक जैसी कल्चर नहीं होती। जैसे भारत के अंदर भी एक जैसी कल्चर नहीं पाई जाती। जो गर्म क्षेत्र है उनमें अलग कल्चर होते हैं, उनके सॉन्ग अलग होते हैं, उनका रहन सहन अलग होता है। जैसे राजस्थान का जो बहुत गर्म एरिया है उसमें जो है सूती कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो क्षेत्र ठंडे हैं उनके अंदर जो है ऊनी वस्त्रों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से वर्ल्ड के अंदर है जो साइबेरिया जैसे क्षेत्र है, वहां पर जो है पीने के लिए भी शराब का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि गर्मी को, शरीर को गर्मी में रखने के लिए। लेकिन अगर हम गर्मी के क्षेत्र में उस शराब का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा हेल्थ डाउन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अलग अलग पहनावे के बारे में हम जिक्र करते हैं, तो वो कल्चरल ज्योग्राफी के अंदर इसका करते हैं, क्योंकि मानव ने जो चीज मैन मेड थिंग्स है उन सभी का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। किया जाता है रोड्स हैं, रेलवेज हैं, एयर है, एरोप्लेन है, किसने बनाए, ये मानव ने निर्मित जो चीजें होते हैं सारा मानव भूगोल होता है। इसी प्रकार से नगरीय और ग्रामीण भूगोल, बस्तियों के प्रकार और उसका नियोजन का अध्ययन हम करते हैं, तो हम सेटलमेंट ज्योग्राफी में करते हैं।
हमारा अर्बन ज्योग्राफी और रूरल ज्योग्राफी में कैसे-कैसे हमारे गाँव में रहते हैं, कैसे क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, शहरों में क्या-क्या समस्याएँ हैं और क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, इनका सभी का अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर के हम देखते हैं आज आधुनिक तकनीक का मॉडर्न टूल्स का भी इस्तेमाल हम हमारा जो भूगोल के अंदर करते हैं, इसलिए इसके स्कोप के अंदर हम मॉडर्न टेक्निक्स का भी करेंगे। आज हम देखते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग, हमारा जो बीए फाइनल के अंदर तो पढ़ाया जाता है, एमएससी के अंदर भी और हर सब्जेक्ट के अंदर भी आजकल जो है रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल अंतरिक्ष विज्ञान के ज्ञान के बगैर कोई भी व्यक्ति या कोई देश या कोई डिपार्टमेंट डेवलपमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि बड़ी फास्ट स्पीड से हम देखते हैं, जैसे एजुकेशन में भी देखते हैं, तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में जहाँ पहले हम डायग्राम्स का हाथ से इस्तेमाल करते हैं, आज कंप्यूटर से बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए इसके स्कोप में आजकल जो है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे नए टूल्स भी आ गए हैं, आर्क जीआईएस वगैरह सारे, आर्क इन्फो, ये नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, मॉडर्न टूल्स, इनका सभी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सारा हमारा भूगोल का अध्ययन होता है। ये हमारा नेचर एंड स्कोप कहलाता है। इस प्रकार से अंत के अंदर हम देख सकते हैं कि भूगोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसका जो आपके एग्जामिनेशन में देखने जाएंगे तो आपके एमएससी के अंदर ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो अंत के अंदर आप यही देखेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन तैयार करेंगे, इसके नेचर क्या है इसके डेफिनेशन करेंगे और उसका स्कोप क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और ये अच्छी तरह से आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट कल हम जो है इसके बारे में अगला करेंगे, एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में करेंगे। थैंक यू।